रीबर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लव एपिसोड 15। कैंटीन में सब लोग बैठे हुए थे। निष्ठा और आयु वहीं पर आ जाते हैं। सब उन्हें देखते हुए बोले, तुम लोग कहाँ थे? कब से मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा, और बाकी सब भी इंतजार कर रहे थे। तो वह दोनों सबको देखते हैं। निष्ठा तो अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। निष्ठा का ये बिहेवियर देखकर निहाल उसे घूरने लगा। वह उसे दूर होकर बैठी थी और उसे देख भी नहीं रही थी, जो निहाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आयु ने निष्ठा के लिए खाना ऑर्डर करती है और उसने जो भी ऑर्डर किया वह बहुत ही ज्यादा हेल्दी और उसके लिए बहुत अच्छा था। निष्ठा भी चुपचाप वह खा लेती है और उसके बाद वह उठकर वहां से चली जाती है। सब निष्ठा को देखकर पूछते हैं कि वह कहाँ गई है, तो आयु बता देती है कि उसे लाइब्रेरी जाना था कुछ पढ़ने के लिए। निष्ठा वहां से लाइब्रेरी चली जाती है और अपनी मेडिसिन खाती है और बैठकर पढ़ाई करने लगती है। और निहाल जो उसके पीछे पीछे ही वहीं पर आ गया था, वह दूर बैठे निष्ठा को घूरे जा रहा था और उसकी हरकतों को देख रहा था। उसने निष्ठा को मेडिसिन खाते हुए भी देख लिया था, क्योंकि वह उसके जस्ट बाद ही आ गया था और वह नाराजगी वाले भाव से उसे देख रहा था। निष्ठा कुछ देर में पढ़ाई करते करते वहीं ही सो गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और इस वजह से उसे नींद आ गई थी। वहीं टेबल पर सर रखे सो गई थी। उसके सोने के बाद निहाल उसके पास जाता है, फिर उसके सर सहलाते फिर उसके चेहरे को देखा है। वह जान पा रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उससे नाराज था। निष्ठा ने क्यों नहीं बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? जब उसे चोट लगी थी तो उसने तो पूरे हॉस्टल को ही सर पर उठा लिया था, उसकी मम्मी ही बन गई थी। और जब खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो फिक्र ही नहीं अपने आप की। निष्ठा जब तक वही सोई रही, निहाल वैसे ही उसके पास बैठा रहा। जब निहाल को लगा कि निष्ठा उठने वाली है तो वह वहां से उठकर चला जाता है। निष्ठा उठकर आसपास दिखती है। उसे निहाल का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर उसे वह गलतफहमी लगती है। वो उड़कर वहां से चली जाती है। उसके बाद सब लोग हॉस्टल में चले जाते हैं और अपने अपने हॉस्टल में कमरे में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। वही रात में गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने बताया कि उसकी क्लासमेट मिसिंग है, जिस वजह से सब लोगों की रूम चेकिंग हुई। बहुत सी परेशानी हुई सब लड़कियों को, लेकिन आखिर में उसे लड़की का कोई भी आता पता नहीं मिला, जिस वजह से परेशान थे कि वह कौन है। तभी आयु और निष्ठा उन दोनों की पता चलता है कि वह लड़की और कोई नहीं रूपा है। उन दोनों ने उसे रात सुबह देखा था। उन्हें वह थोड़ी अलग लगी थी सुबह, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ है। और सब लोग ऐसे ही परेशान होकर रात में सो जाते हैं। सुबह उठकर सब लोग रेडी हो जाते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज में भी आज यही बात थी। हॉस्टल में बहुत सी लड़कियों ने उनके घर में भी पूछा था और उसके क्लोज फ्रेंड्स जो कुछ कॉलेज में थे उनसे भी पूछा था, लेकिन फिर भी उससे लड़की का कहीं भी अता पता नहीं था। प्रिंसिपल तक भी यह खबर पहुंच गई। वही आयु, तारा, सिया, निष्ठा, बाकी सब जो नीचे बैठी हुई थी और गार्डन में कुछ बातें कर रहे थे कि तभी निष्ठा को ऐसा एहसास हुआ कि उसने छत पर शायद किसी को देखा है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चल पा रहा था कि सच में वहां कोई होगा या उसकी वहम है। वह खड़ी होती सबको देखते हुए बोली, मैं आती हूँ। आयु भी निष्ठा के पीछे पीछे चली गई, क्योंकि निष्ठा की तबीयत ठीक नहीं थी और मेडिसिन खाने के बाद वह थोड़ी ठीक तो थी, लेकिन फिर भी कमजोरी थी और आयु उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, जिस वजह से वह भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। तारा और सिया तो अपने ही बातों में बिजी हो गए थे, जिस वजह से वह उन्हें जाने देते हैं। निष्ठा का हाथ को पकड़ते हुए आयु उसे सीढ़ियों पर ही रोकते हुए बोली, तुम कहाँ जा रही हो? तो निष्ठा उसे देखते हुए जल्दी से उसके हाथ छुड़ाकर ऊपर जाते हुए बोली, दी मुझे लगा कि मैं शायद किसी को ऊपर देखा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो आयु भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। ऊपर एक बंद कमरा था छत पर, जहां पर बहुत से सामान रखे हुए थे, कुछ पुरानी चीज जैसे कि पेपर्स और बाकी सब वेस्टिज। वो कमरा काफी बड़ा था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी। वही आयु और निष्ठा दोनों ही जान नहीं पा रहे थे कि अंदर कौन है। वही वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अलग अलग साइड चले जाते हैं। वह दोनों ही एक एक तरफ के खिड़की के पास खड़े थे, जहां से निष्ठा आयु को सामने से देख पा रही थी और आयु भी निष्ठा को, लेकिन उन दोनों की नजर तो बीच में खड़ी हुई उसे लड़की पर थी। उसे लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी हालत को देखकर किसकी रूह तक काम जाए। उसके बॉडी पर हजारों निशान थे, मारने पीटने से लेकर काटने तक, और कुछ कुछ जले हुए निशाने पीते। और साथ ही साथ उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके साथ कितने ज्यादा गलत हरकत हुई होगी। वो दोनों ही सोकर हो जाते हैं जैसे देखकर वह लड़की जो खुद बेसुध हालत में थी, लेकिन वह शायद अपने आप को जिंदा ही रखना नहीं चाहती थी। उसे कहां से एक केरोसिन की कैन मिल जाती है। वह उसे बोतल को अपने ऊपर और चारों ओर डाल रही थी। निष्ठा और आयु जब ये देखते हैं उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। निष्ठा और वह दोनों ही दरवाजा को चेक किए थे, वह बंद था, जिस वजह से वह खिड़की के पास ही आए थे। वह उसे खिड़की को पीटने लगे। कांच के होने की वजह से उसे लड़की को पहले पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उन दोनों ने ही खिड़की तोड़ने की बहुत कोशिश की, उसे लड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन
उसे लड़की को शायद उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। निष्ठा जब ये देखी है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वही आयु की हालत तो कुछ और ही थी। उसकी आंखों में कुछ धुंधली यादें आ जाती है तो लड़खड़ा जाती है, लेकिन अपने आप को संभाल कर उसे लड़की को बचाने की कोशिश करती है। वही निष्ठा को एक पत्थर मिलता है जिससे वह उसे खिड़की को तोड़ देती है और अंदर चली जाती है। वह उसे लड़की को देखते हुए बोली, रूपा तुम्हें क्या कर रही हो? वह लड़की जो और कोई नहीं रूपा था। वह निष्ठा को देखते हुए पहले तो सॉफ्ट हो जाती है। वह उसे देखते हुए गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर इसे देखकर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? तो निष्ठा, जिसकी खुद की हालत भी खराब थी, वह अपनी आंखों में आंसू लिए डरी हुई नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हारे साथ? यह कैसे? तुम क्या करने वाली हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह लड़की रोते हुए निष्ठा को देखते फिर बोली, बिल्कुल भी तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करो। वह सब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। सटेप अपने दोस्तों को साथ मेरे साथ छी। मुझे अपने आप से घिन आ रही है। मैं अपने आप को भी कभी चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी, ना ही मेरे घर वालों को। मेरा जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। तो लड़की रो रो कर ऐसा बातें बता रही थी। वही आयु भी उससे तरफ आ गई थी। उसने भी उससे लड़की की कुछ कुछ बातें सुनी थी। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ड्रेस शायद कहीं अटक गया था। वह वहीं से ही उसे लड़की पर चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम? वह लड़की भी जब आयु को देखते हैं तो उसे देखते हुए बोली, नहीं, आप अगर अंदर आएंगे तो अभी अपने आप को जला दूंगी। तो आयु जब उसकी बात सुनती है तो झट से पीछे हट जाती है। उसे देखते हुए बोली, प्लीज तुम कुछ मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? तो वह लड़की उसे देखते हुए बोली, नहीं, मैं अपने आप को सजा नहीं दे रही हूँ। मैं अपने आप को मम्मी पापा शर्मसार होने से बचा रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वह कि समाज के सामने सर उठाकर भी नहीं चल पाए। निष्ठा जब उससे लड़की की बातें सुनती है तो उसे पर चिल्लाते हुए बोली, पर तुम्हारी मरने से तो सब कुछ समाधान नहीं होगा। उन लड़कों को क्या सजा मिलेगी? क्या तुम्हारे माँ बाप सुकून से रह पाएंगे? तो वह लड़की निष्ठा को देखकर हंसतफी बोली, तुम नहीं जान पाओगी। अगर मैं मर जाऊंगी तो वह खुश रह पाएंगे। तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना, जिस वजह से तुम नहीं जानती। उसकी बात सुनकर निष्ठा तो निशब्द हो जाती है। आयु फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है। निष्ठा आयु की तरफ बढ़ रही थी उसे अंदर आने की मदद करने के लिए, क्योंकि उसका ड्रेस अभी भी अटका हुआ था। वही जब जैसे ही निष्ठा की नजर आयु पर जाती है, वह लड़की छत से उसके केरोसिन के कैन को अपने ऊपर पूरी तरीके से उलट देता है, जिससे चारों ओर ही केरोसिन पहुल जाता है और वह लड़की बिना सोचे समझे झट से माचिस लगा लेती है। उसके साथ एक जोरदार आवाज आती है, क्योंकि वहां पर बहुत सी और इससे सामान थी, जिस पर जल्दी ही आग पकड़ लेती है। और आग भी पूरे कमरे में फैल गया था, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा कैन उठाया था केरोसिन का। उसके साथ ही वो जगह का एकदम से थम हो गई, पर वहां पर चारों तरफ आग जल रही थी। निष्ठा को अभी भी होश था। वो उसे लड़की को बचाना चाहती थी। वह अपने आप को संभालते हुए उसे लड़की के पास जाते हैं। उसे लड़की का आधा से ज्यादा शारीरिक चल चुका था, लेकिन फिर भी हाथों से जब से टच करती है तो वो खुद बहुत ज्यादा डर जाती है उसकी हालत देखकर। और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत धुएं में होने की वजह से, और उसके हाथ भी चल गए थे। तभी एकदम से एक बड़ा सा तभी कुछ ऐसा हुआ ही टेबल निष्ठा के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि चलने की वजह से वह भी टूट गया था। वही आयु जो वही आग लगने से पहले अंदर आ गई थी, वही खिड़की के पास बेहोश होकर पड़ी थी, क्योंकि वह भी अंदर आ चुकी थी, लेकिन आग जलने की वजह से और अचानक से सब है और बाकी सब की वजह से वह भी बेहोश हो गई थी। वही जो सब लड़के लड़कियां स्टूडेंट नीचे गार्डन एरिया में थी, उन सब लोगों को जब ऊपर से धुआं दिखाई देता है तो सब लोग एक दूसरे को बताते हैं और भाग कर ऊपर जाते हैं। तारा और सिया भी उन लोगों के साथ ही थे। निहाल और बाकी सब भी ऊपर आ जाते हैं। सब लोग वही अंदर देखने की कोशिश करते रहे थे। बहुत ज्यादा धुआं था अंदर। तभी सब लोग दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन कोई कुछ समझ है नहीं पता कि क्या हुआ है। निहाल को तभी वहीं पर आयु का फोन मिलता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उस फोन को देखते हुए बोला, ये तो आयु का फोन है। वही उसके पास तारा जो थी वह उसे देखते फिर बोली, हाँ आयु, वह हमारे साथ नीचे थी, शायद ऊपर आई होगी। वही निहाल उसकी बातें को बिना सुने ही अंदर खिड़की के पास चला जाता है, जहां पे खिड़की टूटी हुई थी और खुला भी हुआ था। वहां से अंदर आ जाता है। वहां पर उसे आयु मिल जाती है। आयु की हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी भी हाथ हल्के चले हुए थे और पैर भी, क्योंकि वह भी आपके लगते में आई थी। भले ही वह दूर थी, लेकिन फिर भी वह भी हल्की चल गई थी। निहाल जब उसे से देखा है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह आयु को छत से अपने गोद में उठा लेता है और उसके गाल को थपथपाते हुए उसे होश लाने की कोशिश करता है।
निहाल जब आयु को होश में लाता है तो वो हल्के होश में आ जाती है, जिससे निहाल की जान में जान आ जाती है। वही बाहर सब लोग परेशान थे, किसी को नहीं पता था कि आयु यहाँ है। तारा को पता था लेकिन वह भी कुछ कहने की हालत में नहीं थी, वह परेशान हो रही थी और उसे भी ठीक से कुछ पता नहीं था तो वह कहती भी क्या। वही निहाल के आवाज से जो वह आयु के नाम को पुकार कर चिल्ला रहा था, जिस निष्ठा जो वहीं पर शायद कहीं बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी, उसकी भी आंखें खुल रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसके मन में आस थी कि शायद निहाल उसे बचाने आया है, वो उसे बचा लेगा। उसको आयु की भी ख्याल सबसे पहले आया। वो कुछ भी ज्यादा सोचने की हालत में नहीं थी। वही आयु को भी अभी हल्की से होश आया था, वह निहाल के चेहरे को ही देख पा रही थी। वह अपने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर अपने हाथ रख देती है तो निहाल उसे देखकर बोला, तो ठीक है ना, तू यहाँ कैसे। वो उसे गीद में लिए बाहर आ रहा था। वही आयु भी निष्ठा का नाम लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह इस हालत में नहीं थी। वहीं आयु की नज़र तभी निष्ठा पर जाती है, वह निहाल को इशारा करता है लेकिन निहाल अभी सामने देख रहा था क्योंकि बहुत सारे आग के लपटे थे, उसमें से आयु को सही सलामत बाहर लेकर जाने में बिजी था। वहीं निष्ठा की नजरें की आयु के नजरों से मिली थी। उसने आयु को देखा था और उसने निहाल को भी देखा था। उसने निहाल को पुकारा भी था और उसकी आवाज बहुत धीमी और कमजोर थी, लेकिन फिर भी निहाल को एक पल के लिए महसूस हुआ कि शायद किसी ने उसे पुकारा है। वह आसपास देखा है लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता, जिस वजह से वह वहां से निकल जाता है। वही आयु भी निष्ठा को देख रही थी, उसकी तरफ अपने हाथ उस तरफ बढ़ाई थी कि वह एकदम से बेहोश हो गई थी। आयु को देखकर सब लोग पहले तो सब शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन सब फिर परेशान हो जाते हैं। आयु को निहाल वहीं पर लेटा देता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने के लिए ऋषि उसके ऊपर पानी छिड़क रहा था। ऋषि के चेहरे पर आयु के लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी। उससे अंदाजा नहीं था कि आयु अंदर है, नहीं तो खुद ही चला जाता। वह इतना ज्यादा परेशान हो गया था। वो आयु के गाल को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, आयु क्या हुआ, तुम होश में आओ, तुम ठीक हो ना। आयु सब लोग आयु के लिए परेशान हो रहे थे। वही स्टूडेंट्स आग बुझाने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिससे आग बुझ सके। आयु को सब लोग होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। निहाल को अचानक से अपने दिल पर दर्द होता है, उसे निष्ठा की याद आती है। वह आसपास निष्ठा को देखता है लेकिन वह वहां पर नहीं थी। उससे लगा कि निष्ठा लाइब्रेरी में होंगे क्योंकि वह इस वक्त ज्यादा लाइब्रेरी में ही होती है, जिस वजह से वो एक गहरी सांस लेता है कि उसकी निष्ठा ठीक ही है। आयु को कुछ देर में होश आता है, वह सब लोग वहां पर वैसे ही खड़े थे। कुछ स्टूडेंट अंदर झांक रहे थे लेकिन अंदर कोई नहीं है क्योंकि अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। वह लड़की तो जल चुकी थी तो थी, उसके साथ ही निष्ठा भी टेबल के नीचे थी, जिस वजह से उन लोगों को लगा कि वहां पर कोई भी नहीं है। आयु को जब हल्का होश आता है तो सब लोग उसे घेर जाते हैं। आयु अपनी आंखें खोल के सब लोगों को देखा है, उसे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। वह अपने सर पर हाथ रख लेती है, उसे अपने हाथों पर और पैरों पर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। सब लोग उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे लेकिन उसके होश ना आने की वजह से ही सब डरे हुए थे। एम्बुलेंस को बुला दिया गया था, बस आयु को होश में आने का इंतजार था। आयु होश में आती है, उसे बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी। वो अपने आंखें खोलकर आसपास देखती है। ऋषि तो पहले से गले लगा लेता है, सब उन दोनों को ही देख रहे थे। आयु उससे अलग होकर आसपास दिखती है, उसकी नजर निहाल पर जाती है। वह निहाल को देखते हुए बोला, निहाल निहाल, निष्ठा कहाँ है। निहाल जब उसके बातें सुनता है तो उसके सर सहलाते हुए बोला, अरे वह होगी नीचे, तू अपनी हालत देख तो। आयु जब निहाल की बात सुनती है तो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाती है, उससे यकीन नहीं होता। वह गुस्से से उसे देखते फिर बोली, तू पागल है क्या, वो मेरे साथ अंदर थी। वही वहां पर खड़े सब जब आयु की बात सुनते हैं तो एकदम से उन्हें एक झटका लगता है। वही निहाल की सांस तो मानो अटक ही गई थी, उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो बिना आगे कुछ सुने जल्दी से अंदर की ओर भाग गया। अंदर अभी भी आग जल रही थी तो वो सब लोगों को गुस्से से देखकर चिल्लाती हुई बोला, आग बुझाओ। उसके आवाज से सब लोग डर जाते हैं और कुछ लोग नीचे जाकर पाइप कनेक्शन करके आग बुझाने की कोशिश में लगा जाते हैं। वही निहाल अंदर आ गया था, अंदर अभी भी कुछ आग के लपटे थे। निहाल जाता उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है, जिस वजह से और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे वहीं पर टेबल मिलती है, वह जैसे ही टेबल हटाता है तो उसे पहले तो एक पूरी तरीके से जली हुई बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर तो निहाल की सांस ही रुक जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगा कि वो निष्ठा है क्योंकि उसे पता था कि आयु के सिवाय सिर्फ निष्ठा ही अंदर थी। वह अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता लेकिन पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर से तभी ही किसी की धीमी सांसों की आवाज उसे महसूस हुई, जिससे वह होश में आया और वो टेबल को हटाने की कोशिश करने लगा। उसके हटाते ही उसके सामने निष्ठा थी।
उसकी हालत भी बहुत खराब थी, उसके कपड़े चल गए थे और कई जगह भी जल गई थी। निहाल जब उसकी हालत देखा है, उसकी हालत बहुत खराब थी जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वह जिंदा थी, उसके सांसें चल रही थी, जिसे निहाल को भी अपने दिल पर आराम है। वो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। वो निष्ठा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निष्ठा होश में नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वह उसे बाहर ले आया था। निष्ठा की हालत देखकर तो सब और भी ज्यादा परेशान हो गए थे और उसके सांसें बिल्कुल ना के बराबर ही चल रही थी। यह कहना कम नहीं होगा, वह बस नाम की ही सांस ले रही थी, नहीं तो उसके अंदर जान ही नहीं थी। और उसके कपड़े बुरी तरह चल गए थे। निहाल जल्दी से अपने जैकेट को निकालकर उसको ऊपर से कवर करता है, तभी वहां पर स्ट्रेचर आ जाता है। वही आयु की हालत भी खराब हो रही थी, उसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वह भी अंदर थी और होश में थी, लेकिन फिर भी वह बार बार बेहोश हो रही थी। दोनों को ही अस्पताल ले जाया जाता है और जिसकी डेड बॉडी वहां पर मिली थी उसके लिए पुलिस बुलाया जाता है और डेड बॉडी को चेक करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। वहीं हॉस्पिटल में आयु के ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं निष्ठा भी इमरजेंसी वार्ड में थी, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। निहाल को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे एक बार निष्ठा को कॉल कर लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था वह कहाँ है। जब उसके मन में ये ख्याल आया था, वह एक बार पूछ भी तो सकता था ना उसे। अगर आयु को होश नहीं आया होता, अगर उसने निष्ठा के बारे में नहीं बताया होता, क्या होता उसके साथ। निहाल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसके सामने निष्ठा का मासूम चेहरा आ जाता है, जो कभी मुस्कुराते हुए, कभी शर्माते हुए, कभी डरते हुए। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने निष्ठा की हालत देखी थी, कितनी ज्यादा खराब थी। पिछली बार जब निष्ठा के साथ वह सब हुआ था, वह जब कोल्ड स्टोरेज भी बंद हो गई थी, तब उसकी हालत जैसी थी अब बिल्कुल वैसी है। लेकिन निष्ठा को अभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। उसने देखा था कि उसके शरीर में कहीं जगह चलने की निशानन। उसे ये सब सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। तब वह गुस्से से दीवार पर पंच मारते हुए अपने आप को पर ही चिल्लाते हुए बोला, तो कैसे कर सकता है ऐसा, एक बार पूछ लेता वह कहाँ है, सब तेरी वजह से हुआ है। उसके इसे चिल्लाने से सब उसे देखने लगे। कृष उसके पास जाते हुए उसको पकड़ते हुए बोला, क्या कर रहा है तू, अपने आप को संभाल, तू ऐसे टूटेगा तो आयु और निष्ठा को कैसे संभालेगा। तो निहाल उसके गले लगाते हुए रोते हुए बोला, मेरी वजह से हुआ है, मुझे लगा कि वह नीचे होगी, लेकिन मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था वह कहाँ है। हमेशा तो आयुदी करती है, तो उसके साथ ही होगी ना, सब मेरी वजह से हुआ है। वही शायद आयु भी मुझे पहले यही इशारे से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पाया। और अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो तुझे पता है, जब मैंने उस डेड बॉडी को देखा था, तुम एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अपने निष्ठा। उसके बाद सब सुन रहे थे, सब उसकी तकलीफ को महसूस कर पा रहे थे। उसके आंखों में आंसू बह रहे थे और वह बहुत ज्यादा दर्द में था, बहुत ज्यादा। तारा जब उसके बाद सुनते हैं, वह निहाल को देखते हुए बोले, नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी वजह से है। मैंने देखा था कि निष्ठा और आयु एक साथ गए थे, लेकिन फिर भी आयु को देखकर मैं भी भूल गई थी वहां पर कि निष्ठा भी वहीं पर ही हो सकती है। उसके बाद सुनकर कृष उसे देखते हुए बोला, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने एक बार भी बताया नहीं कि वहां पर निष्ठा हो सकती है। तारा जो खुद बहुत ज्यादा ही रो रही थी, वह अपना सर नीचे कर लेती है। वह क्या कहे कि उसे वक्त कुछ समझने की हालत में नहीं थी। आयु को उसे हालत में देखकर उसने कुछ नहीं सोचा, उसके मन में निष्ठा का ख्याल भी नहीं आया। वही सिया तो खुद बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वह क्या कहे, वह बस तारा को पकड़े रोए जा रही थी। उन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वही ऋषि भी चुपचाप कोने में एक जगह पर बैठा हुआ था, यश भी उसके पास बैठा था, वह भी रो रहा था। कुछ देर बाद सामने वाले रूम में आयु को जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे वह बाहर आते, फिर बोले, मिस आयु वह पहचान वाले कौन है। तो सब लोग आ जाते हैं, तो वह डॉक्टर सबको देखते भी बोल, क्या आप उनके फ्रेंड्स। तो वह अपना सर हमें दिला देते हैं, फिर वह उन्हें देखते हुए बोले, ठीक है, वह अभी बिल्कुल ठीक है, बस उनके लंग्स में स्मोक घुस गया था जिस वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी वह नॉर्मल है और मैंने उनके चोट पर दवाई लगा दी है और आप उनका ध्यान रखिए और आप उन्हें कुछ देर में घर ले जा सकते हैं। डिस्चार्ज के प्रोसीजर पूरा करने के बाद तो सब अपने सर हमें दिला देते हैं। आयु को होश भी आ गया था, वह अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगाए बैठी थी क्योंकि उसे सांस लेने में अभी भी हल्की हल्की प्रॉब्लम हो रही थी। तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है और ऋषि अंदर आता है। ऋषि को देखकर आयु झट से अपने चेहरे से मास्क हटा देती है और उसको देखते हुए बस उसके मुंह से एक ही आवाज आती है, निष्ठा। वहीं ऋषि उसे अपने लाल आंखों से देख रहा था, वह झट से उसके पास आकर उसे गले से लगा लेता, उसको टाइट पकड़े हुए बैठा था। लेकिन आयु को तकलीफ हो रही थी, उसके मुंह से आह निकल जाती कि ऋषि उससे दूर हो जाता।
फिर उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोला सॉरी सॉरी तुम्हें चोट लगी है। तो आयु उसे देखते हुए फिर से पूछती है निष्ठा कैसी है। तो ऋषि अपना सर नीचे करते हुए बोला मुझे नहीं पता, वह अभी भी इमरजेंसी वार्ड में है। तो आयु उठने लगी कि ऋषि उसके हाथ को पकड़ा, फिर बोला तुम बैठी रहो, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारी खुद की हालत देखो। तो आयु गुस्से से उसे देखते हुए नहीं मैं अपनी हालत कैसे देखूं, पता है मुझे बचाने के लिए उसने क्या किया था, तुम कह रहे हो कि मैं अपने बारे में सोचूं। आयु के सर पर भी चोट लगी थी जिस वजह से उसको बैंडेज लगा दिया गया था। उसे अपने सर पर अचानक तेज दर्द होता है कि अपने सर को पकड़ लेती है। ऋषि जब ये देखा है परेशान हो जाता है, वह उसे लेटाते हुए उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और उसे आराम से कुछ देर लेटे रहने के लिए कहता है। आयु कुछ कहना चाहती थी लेकिन ऋषि उसे कुछ कहने नहीं देता और खुद बाहर आ जाता है। आयु वहां पर कुछ देर बैठी रही, उसे अपने सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से वह उठ नहीं पा रही। वहीं कुछ देर में भी जो डॉक्टर निष्ठा को ट्रीटमेंट कर रहे थे वह बाहर आते हैं, जिसे देखकर निहाल जो वहीं नीचे ही बैठा हुआ था वह झट से खड़ा होकर डॉक्टर के पास आते हुए फिर बोला डॉक्टर मेरी निष्ठा कैसी है, वह ठीक है ना। डॉक्टर निहाल को देखते हुए बोले अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उनके लंग्स में धुआं घुस गया है और इतनी देर तक धुएं में रहने की वजह से वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उनका बीपी पल्स सब बहुत ज्यादा लो है, उनका जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। तो उनकी बात सुनकर निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह उसे डॉक्टर को देखकर उसे पर चिल्लाते हुए बोले आप कहना क्या चाहते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसे कुछ हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं हो सकता, वह मेरी निष्ठा है, उसे मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा, आप झूठ कह रहे हैं। उसे हल्का एग्रेसिव होते हुए देखकर सब भागते हैं, वह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। डॉक्टर निहाल को शांत कर बैठाते हुए बोले जो सच है हम आपको वही बता रहे हैं। उनकी हालत खराब है और उनके हाथ गले पैर पे भी जलने के निशान है और उनके पैर फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है लेकिन उसे पर बहुत ज्यादा असर हुआ है, शायद कोई भारी चीज उन पर गिरी है जिस वजह से वह चल भी नहीं पाएंगी। निहाल को उनका बात बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, वह गुस्से से उन्हें घूरते हुए जाकर वापस चेयर पर बैठ जाता है और 1 लाख सामने पड़े टेबल पर दे देता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों से अपने बालों को मुट्ठियों में भर रहा था। डॉक्टर सबको निहाल को संभालने के लिए कहते हैं और खुद वहां से चले जाते हैं। निहाल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको इतना ज्यादा गुस्से में किसी ने नहीं देखा था, कोई उसके पास भी नहीं जा पा रहा था उसको गुस्से में देखकर। तभी सब लोग देखते हैं कि सामने का रूम के दरवाजा खुलता है और वहां से आयु चलते हुए आ रही थी, वह चल भी नहीं पा रही थी। उसे देखकर ऋषि उसके तरफ बढ़ जाता है कि आयु उसे हाथ दिखा देती है, वह खुद जैसे तैसे चलते हुए निहाल के पास वाले चेयर पर बैठ जाती है, उसे कंधे पर हाथ रखती है। निहाल जी से बहुत ज्यादा गुस्से में था, आयु को देख लेता है, उसे देखकर वह थोड़ा नॉर्मल तो होता है। आयु उसे देखकर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली उसने तुझे बुलाया था लेकिन तू नहीं सुन पाया। आयु डॉक्टर की बातें सुन ली थी क्योंकि दरवाजा खुला था जिस वजह से उसने बाहर की डॉक्टर और निहाल की सब बातें सुनी थी। वहीं निहाल जब आयु की बात सुनता है तो अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा है, उसे एहसास था कि सच में निष्ठा ने उसे बुलाया था, तभी उसने उधर ध्यान नहीं दिया लेकिन अब उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा। फिर आयु उसके हाथ को पकड़ते फिर उसे देखते भी बोली पता है उसने आज क्या किया मुझे बचाने के लिए। तो उसकी बात सुनकर सब लोग आयु को देखने लगे। फ्लैशबैक, वह जो टेबल था वह आयु के ऊपर गिरने वाला था क्योंकि आयु भी उसे लड़की को बचाने के लिए उसके पास आ गई थी, लेकिन पहले तो निष्ठा ने देखा था उसे लड़की की हालत ऐसे नहीं थी कि वह उसे बचा पाए, लेकिन फिर भी निष्ठा कोशिश कर रही थी, इस वजह से उसके हाथ भी जल गए थे। और निष्ठा ने जब देखा कि वह टेबल उनके ऊपर गिर रहा है तो वह एकदम से तेजी से आयु को धक्का दे देती है जिस वजह से आयु दूर जाकर उसे खिड़की के पास से गिरती है, उसके सर पर भी चोट लग जाती है और वह बेहोश भी हो जाती है। और वह टेबल जो जल गया था और बहुत बड़ा टेबल था वो निष्ठा के ऊपर ही गिर गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आयु सब बात निहाल को बताती है। जब सब लोग ये बात सुनते हैं तो आयु को ही देखाने लगते हैं। आयु निहाल को देखते हुए बोला आज अगर मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह से और यह हालत शायद मेरे वजह से, क्योंकि भी आसानी से वहां से निकल सकती थी लेकिन उसने मुझे बचाना जरूरी समझा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आयु अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए बोली आज उसके हालात की जिम्मेदार मैं ही हूं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। निहाल जब उसकी बात सुनता है उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने आंखों को कसकर बंद कर लेता है, वह क्या कहे वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, उसकी हालत नहीं थी कुछ सोचने समझने की, वह बस आंखें बंद किए हुए ही वहीं बैठा रहा और आयु की बातें सुनने के बाद वैसे ही बैठा रहा। सब लोग आयु के पास आ जाते हैं, उसे समझाते हैं और वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी।
वह भी रो रही थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर के कहने पर आयु को वहां से सब लोग ले जाते हैं। निहाल ने सब लोगों को साफ साफ कह दिया था कि सब लोग यहां से चले जाएं। वह इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था और वह क्या कह रहा था शायद वह खुद ही नहीं समझ पा रहा था, लेकिन सब लोग उसकी हालत समझ रहे थे जिस वजह से सब लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन कृष और यश वहीं पर थे। निहाल उन दोनों को ही भी जाने के लिए कहता, लेकिन वह दोनों वहां से टस से मज नहीं होते। उन्हों पता था कि आयु को तो ऋषि सिया तारा सब संभाल लेंगे, लेकिन निहाल को संभालना ज्यादा जरूरी है। वही ऐसे ही आज का दिन बीत गया, लेकिन निष्ठा को होश नहीं आया था। वह बस कभी कभी ठीक से सांस लेते, लेकिन फिर कभी उसका बीपी या पल्स लो हो जाता। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, इस वजह से सब लोग और ज्यादा परेशान हो रहे थे। निहाल नवकल से कुछ नहीं खाया था और वह वही वैसे ही बैठा हुआ था। उसे जगह से भी एक मिनट के लिए नहीं हिला, बस वही बैठा रहा है, भी अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि निष्ठा को शायद इन्फेक्शन हो सकता है और अभी वो आईसीयू में थी, जिस वजह से कोई उसे नहीं मिल सकता था। उसकी खराब कंडीशन की वजह से उसे आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां पर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सके और उसे इन्फेक्शन भी ना हो। अगले दिन फिर वापस सब लोग हॉस्पिटल आ गए थे। निहाल को सबने समझाया था कुछ खाने के लिए, लेकिन वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी सुबह से दोपहर हो गई थी, सब लोग वहीं बैठे थे कि तभी एक नर्स जल्दी से भागकर बाहर जाकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है और जाते हुए बोली उसे पेशेंट को हो जा रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो एक बार बॉय जल्दी से जाकर डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है। डॉक्टर आ जाते हैं। वहीं निहाल जो अब तक वैसे ही बैठा हुआ था वह भी उठकर वहीं आईसीयू के बाहर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर आते हैं, निष्ठा को चेक करते हैं। उसे होश आया था और उसकी कंडीशन अब कल से बेहतर थी। हाँ, सांस लेने में उसे अभी भी प्रॉब्लम थी और साथ ही साथ तकलीफ फिर से बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन वह खतरे से बाहर थी। उसे नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। निष्ठा को जब बाहर ले आया गया उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसके सर पर हल्की सी खरोच थी। उसके हाथ जले हुए थे, उसके पैर ज्यादा जले हुए थे और साथ ही साथ उसके पैरों पर भी कुछ बंधा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों में वह टेबल गिरने की वजह से उसके पैरों में काफी ज्यादा चोट लगी थी और जले हुए जगह पर वह बैंडेज है जिस पर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वही उसके कोहनी पर हल्के जले हुए निशान, उसके गले पर, उसके गले के थोड़े नीचे पर हल्के हल्के जले हुए निशान ही थे, जिसे देखकर सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सब लोगों की आंखें में आंसू थे। वही निहाल बस एकटक उसके चेहरे को देखे जा रहा था और उसकी आंखों के कोने में बहते हुए उसके आंसू को जो उसके दिल को झलनी कर रहे थे। वो डॉक्टर के पीछे जाने लगा। उसे भी निष्ठा के पास बैठना था, उसे मिलना था। वो डॉक्टर के पास आकर उन्हें देखते हुए बोला मुझे निष्ठा से मिलना है। तो वह डॉक्टर तो पहले उसे मना करते हैं, लेकिन निहाल के बार बार कहने पर वह उसे अपना हाथ सैनिटाइज करके उससे दूर से ही मिलने को कहते हैं ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। वही निष्ठा को शिफ्ट कर दिया गया था और वह वही अभी भी आंखें बंद किए हुए ही लेटी हुई थी। तभी दरवाजे खुलता है। निष्ठा अपनी आंखें हल्की से खोलती है। निहाल अंदर आता है। वह निष्ठा के पास बैठ गया। निष्ठा अपना सर उसकी तरफ करके उसे देखने लगी। निहाल जब उसके चेहरे को देखा है तो उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वह बह जाते हैं। उसे देखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, लेकिन फिर रुक जाता। वो अपने हाथ को कसकर पकड़ लेता। वह उसे टच नहीं कर पा रहा था, जिसकी तकलीफ से बहुत ज्यादा थी। वह उसे देखते हुए बोला तुम ठीक हो ना, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना बहुत? तो निष्ठा बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। निहाल जब ये देखा है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसे पता था कि निष्ठा भी कुछ जवाब देने की हालत में नहीं है, लेकिन उसे रहा भी कहाँ जा रहा था। वह वैसे ही उसके पास बैठा रहा। नज उसे जाकर वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन उसने मना कर दिया था। वह वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वही निष्ठा कुछ देर में वापस होश में आ गई थी, जो इंजेक्शन के असर में सो गई थी। तब शाम हो गए थे। निहाल वैसे ही बैठा था। निष्ठा अपनी आंखें खोलकर उसे दिखती है। निहाल उसे देखे के फिर बोला तुम उठ गई, अभी तो मैं कैसा लग रहा है? तो निष्ठा बस अपने पलके झपका देती है। निहाल देखकर बोला तुम मुझसे नाराज हो? तो निष्ठा उसे नासमझी से देखने लगी। निहाल उसके नजरों को पढ़ते हुए बोला तुम मुझसे नाराज हो ना? मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, मैंने तुम्हें बचाने नहीं जा पाया। मैं तुम्हारे लिए तब तुम्हारे पास नहीं था जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी। उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके बेड के हैंडल को पकड़ते हुए उसे देखते हुए बोला मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी तुम्हारे पास हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूंगा। लेकिन मैं खुद तुम्हारे पास नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहां तक कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम वहां हो। सब मेरी गलती है।
निष्ठा जब उसे देखते हैं तो एक पल के लिए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। निहाल उसके गाल पर अपने हाथ ले जाकर उसको बस धीरे से ही टच करता है। उसे डर लग रहा था कि उसके छूने से निष्ठा को कोई परेशानी ना हो। निष्ठा मास्क हटाना चाहती थी कि निहाल अपना सरना में हिला देता है। निष्ठा बस हल्की आवाज में ही पूछती है, आयु दी? निहाल समझ जाता है जिस वजह से वह उसे देखते हुए अपने पलके झपकाते हुए बोला, वह ठीक है और वह घर चली गई है। तुम तो कल से बेहोश थी, तुम्हें कुछ होश था? मैं कितने देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी ना? तो निष्ठा क्या कहे, उसकी आंखों में नमी थी। निहाल उसी के पास वैसे ही बैठकर उसी के बेड से अपना सर रख के उसे देखते हुए बोला, मुझे माफ कर देना निष्ठा, मेरी वजह से सब कुछ हो। तुमने मुझे पुकारा लेकिन मैं पागल समझ नहीं पाया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम वहां पर हो सकती हो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ उठाने पड़ी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरी जरूरत होगी जब तुम परेशान होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन आज तुम्हारी ऐसी हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। उसके बाद सुनकर निष्ठा की आंखों में आंसू थे। वह अपने हाथ को धीरे धीरे ले जाकर निहाल के सर के ऊपर रख देती है। निहाल जब अपने सर के ऊपर निष्ठा के हाथ को महसूस करता है वह उसे झट से दूर हो जाता है। निष्ठा के हाथ जले हुए थे, उसे तकलीफ हो रही होगी। निहाल उसके हाथों को पकड़कर धीरे से फूंकते हुए उसे बेड पर रखते हुए बोला, तुम मुझे टच मत करो, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है और तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। निष्ठा कुछ नहीं कहती, बस वैसे ही निहाल के चेहरे को देख रही थी। निहाल उसे देखते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे नाराज नहीं होना ना? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता, एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। तो निष्ठा तो उसके बात सुनकर बस रोए जा रही थी। निहाल उसके आंसू पूछते हुए उसे डांटते हुए बोला, तुम फिर से रो रही हो, अगर किसी ने देखा तो वह मुझे ही कहेगा ना कि मैंने तुम्हें रुला दिया, और वह भी जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बेचारी निष्ठा क्या करे, उसके तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। निहाल उसके माथे से अपना माथे जोड़कर बोला, तुम रेस्ट करो, मैं कुछ देर बाद तुमसे मिलने आता हूँ, कुछ भी मत सोचा, अगर किसी चीज को जरूरत होगी तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे पास हूँ। निष्ठा पर सपना पलके झपका देती है और अपने आंखें बंद कर लेती है। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी जिस वजह से वह अभी कुछ समझने की हालत में नहीं थी। निहाल बाहर जाकर सबको बताता है कि वह ठीक है और वह सब लोग हॉस्टल वापस जा सकते हैं, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं था। कुछ देर बाद निष्ठा वापस से इंजेक्शन के असर से सो गई थी। निहाल उसे देखकर रूम के बाहर से ही वापस आ गया। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, वहीं पर बैठा था कि क्रिश उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? तो अभी भी परेशान लग रहा है, अभी वह ठीक है ना, खतरे से बाहर है? तो निहाल क्रिश को देखते हुए बोला, बाहर है, लेकिन अगर आयु ने मुझे नहीं कहा होता कि वहां पे निष्ठा भी है तो क्या होता? ये सोचकर ही मेरी रूह तक कंपे जा रही है। मैं उसके बगैर कैसे रह पाता? जब मैंने उस डेड बॉडी को देखा मेरी क्या हालत थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब मुझे लगा कि शायद वह निष्ठा है तो मुझे लगा कि मैं भी जिंदा ही नहीं हूँ। ऐसी फीलिंग शायद मैंने कभी भी किसी के लिए महसूस नहीं की। क्रिश उसके कंधे पर हाथ रखती फिर बोला, है पागल, तू उससे प्यार करता है तो ऐसे फीलिंग्स तुझे सिर्फ उसी के लिए आएगी ना? तो निहाल उसे देखते फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, सुनना देख, प्यार तो सब लोग किसी ना किसी से करते हैं, माँ बाप हो या फ्रेंड्स, हम सब से प्यार करते हैं। हाँ, सबका प्यार करने का तरीका अलग है। मैं मॉम डैड से प्यार करता हूँ, तुम सबसे प्यार करता हूँ, भले ही जितना ज्यादा नाराज हो तुमसे, मैं प्रतीक से प्यार करता हूँ। और तुम सब लोगों को तकलीफ में देखकर, यह कुछ भी परेशानी में देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन निष्ठा की बात आते ही पता नहीं कि सबसे अलग है, उसे मैं जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकता और उसकी हल्की सी चोट भी मुझे ऐसा असर करती है कि उसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये बार बार मुझे याद आता है। क्रिश उसे कंधे से थाम के घूर उसे देखते हुए बोला, हाँ प्यारी, इसे ही तो कहते हैं तो प्यार, दिल दिमाग से होते हुए रूह तक कब समय जाए पता ही नहीं चलता, और तेरे साथ भी यही हो रहा है। तो निहाल बस क्रिश को देखा है, प्लीज, उसे देखकर मुस्कुराते हुए फिर सामने देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि शायद किसी और को भी प्यार हो गया है। तो निहाल ना समझी से उसे देखा है, फिर सामने देखा है जहां पर ऋषि और आयु उनसे थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं, जहां पर आयु जूस पीने के लिए मना कर रही है, लेकिन ऋषि उसे डांटकर जूस पिलाने की कोशिश कर रहा है और आयु उसे गुस्से से घूर रही है, लेकिन ऋषि को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्रिश और निहाल ये जब देखते हैं उन दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निहाल क्रिश को देखकर फिर सामने देखते फिर बोला, इन दोनों का कब से चल रहा है? तो क्रिश मुस्कुराते हुए फिर बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन कल आयु की हालत देखकर ऋषि की कितनी बुरी हालत थी, तूने देखा था ना? उसने तो बात करना बंद कर दिया था। अगर उसकी फीलिंग सच्ची है मेरी आयु के लिए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो निहाल उसके कंधे पर हाथ रखती फिर बोला था, अगर सच में आयु से वो दिल से प्यार करता है तो मैं भी बहुत खुश हूँ।
वह भी अपने दिल से खुश रहेगी। फिर निहाल को क्या सोचता है पता नहीं, वह क्रिश को देखते हुए बोला मैं जा रहा हूँ, फ्रेश होकर कुछ ही देर में आता हूँ, तू मेरा ही निष्ठा का ध्यान रख। फिर जल्दी से जाकर फ्रेश होकर निष्ठा के लिए कुछ सामान लेकर जल्दी से आ जाता है। कुछ घंटे में निष्ठा को होश आ गया था और उसका ऑक्सीजन मास्क भी निकाल दिया गया था। आतू वर बाकी सब उससे मिलने के लिए आए थे और सब उससे मिलकर जा चुके थे, लेकिन निष्ठा की नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। तभी दरवाजा खुलता ही है और निहाल अंदर आता है। उसके हाथों में एक गुलाब का था, उसे गुलाब के फूल को लाकर निष्ठा के सामने रखते हुए बोला आई लव यू मेरी जान। निष्ठा मुस्कुरा देती है। निहाल उस फूल को उसके माथे से लेकर उसके चेहरे पर फरते हुए बोला मेरी इस प्यारी सी खूबसूरत सी परी जैसी गर्लफ्रेंड ने मुझे कितना ज्यादा मिस किया। तो निष्ठा बस उसे देखकर मुस्कुरा देती है। निहाल उसके पास बैठकर उसे देखते हुए बोला क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो निष्ठा ने सर हमें हिला देती है, मुस्कुराकर उसके गाल पर किस करता है। तभी उसकी नजर निष्ठा के गले पर जाती है। उसके कान के पीछे और उसके गले पर जलने के निशान थे। ये कहना गलत नहीं होगा, इससे निष्ठा की खूबसूरती पर हल्का दाग तो आया था, लेकिन निहाल को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह उसे देखकर उससे बातें करने लगा, लेकिन निष्ठा को एहसास हो रहा था, उसे जलन का एहसास हो रहा था। अपने गले पर, हाथों पर, पैरों पर, हाथ पैर पर उसने चोट तो देखी थी, जलने के निशान भी, लेकिन वह अपने चेहरे को नहीं देख पा रही थी। उसने निहाल से कहा था, लेकिन निहाल ने उसके बात को इग्नोर कर दिया। तभी निष्ठा को अपने पैरों पर अचानक से दर्द होने लगा कि निहाल जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जाकर उसके बैंडेज को सही करते। उसके पैरों की हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह बात भी नहीं कर पा रही थी, बस निहाल के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो उससे हो नहीं रहा था। उसके पैरों में जब फिर से बैंडेज किया गया तो निष्ठा के दर्द भरी चीख निकल रही थी उसे कमरे में, जो निहाल तो बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि उसका पैरों का बैंडेज ढीला हो गया था और उसे टाइट रखना उसके पैरों के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। निष्ठा के हाथों को नज ने पकड़ा हुआ था ताकि वह इधर उधर ना हिले और डॉक्टर उसे के पैरों को अच्छे से बैंडेज कर रहे थे, लेकिन निष्ठा की चीखें उसे कमरे में गूंज रही है, जो निहाल के दिल को छलनी कर रही थी, जिसे सुना उसके बर्दाश्त से बाहर था, जिस वजह से वह बाहर की ओर चला जाता है। जब उसे निष्ठा के चिल्लाने की आवाज नहीं आई तो वह अंदर आता है और सामने निष्ठा को दिखाता है। निष्ठा अपने आंखें बंद किए हुए थी और अपना सर टिकाए बैठी हुई थी और उसके पर वैसे ही थे। निहाल की नज़र उसके पैरों पर जाती है, फिर वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। निष्ठा अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। निहाल उसके पास बैठकर उसके गाल रब करती, फिर बोला क्या हुआ, बहुत सारा दर्द हो रहा है। तो निष्ठा रोती हुई निहाल के गले लग जाती है। उसे तकलीफ हो रही थी और वह कह भी नहीं पा रही थी। निहाल उसे नहीं थमा था, उसे फिक्र थी कि उसके हल्के से भी पकड़ने से उसे अकड़ तकलीफ होगी, तो जिस वजह से वो टच नहीं करता। निष्ठा को समझ नहीं आया कि निहाल उसे पकड़ा क्यों नहीं, लेकिन वह ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, उससे दूर हो जाती है। निहाल उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था। तभी एक नर्स अंदर आते हुए निहाल को देखने हुए बोली पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है और चेंज करना है, प्लीज आप बाहर जाइए। तो निहाल बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। निष्ठा को वह नर्स पूरी तरीके से फ्रेश करवा देती है और उसके जिस जगह पर चलने के निशान रहे उस पर ऑइंटमेंट लगाती है और जहां पर बैंडेज हुए थे वहां पर बैंडेज को अच्छे से करती है। निष्ठा देख पा रही थी कि वह नज़ बार बार उसके चेहरे को देख कर रही थी। वह नज़ निष्ठा को देखते हुए आखिरकार बोल ही पड़ी, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये दाग कि तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब जिला के कानों में उसके पास जाती है वो बेचैन हो जाती है। वह उसे देखते हुए बोली कहाँ है, प्लीज तुम मुझे दिखाओ ना, कहाँ है, मेरे से दिखाओ। तो वह नज़ अपना सर हमें हिलाते फिर बोली हाँ तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए मिरर लाती हूँ का कर वह उसके सामने 1 मिनट रख देती है। निष्ठा का चेहरा बिल्कुल ठीक था, पीलापन था, कमजोरी थी, लेकिन उसका चेहरे पर निशान नहीं था। उसके कान के पीछे और उनके गले सीने पर निशान थे। उसकी खूबसूरती पर हल्का दाग तो लग रहा था, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निष्ठा जब ये देखी है तो उसके आंखें भर आते हैं, उसे यकीन नहीं होता। उसने अपने आप को कभी ऐसा नहीं देखा था। उसे लगा कि सच में वह पहले जैसी नहीं है, क्या वह किसी को अच्छी नहीं लगेगी। उसे याद आया कि निहाल ने उसे अपनी बाहों में नहीं भर रहा था। उसे पता था कि निहाल तो उसको अपनी बाहों में भरने का मौका ढूंढता है, लेकिन अभी उसे अपनी बाहों में नहीं भरा, जो उसके दिल में सवाल पैदा कर रहे थे। लेकिन अपने चेहरे को देखकर उसे लगा कि सच में क्या उसके इसे चेहरे के दाग की वजह से निहाल उससे दूर हो रहा है।
वही बेचारा निहाल जो बाहर इधर उधर टहल रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी। निष्ठा ठीक तो है, ना उसने उससे चोट नहीं पहुंचाई है, ना उसने अच्छे से उसके बैंडेज की है, ना उससे नस पर भरोसा नहीं हो रहा था, उसे किसी पर भरोसा नहीं। और निष्ठा के मामले में जो भी कुछ हुआ जिससे वह बहुत ज्यादा डर गया था, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह कुछ पल के लिए भी निष्ठा से दूर रहेगा शायद निष्ठा को कुछ हो ना जाए, और वह उसे कुछ होने नहीं देना चाहता था, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे परेशान देखकर आयु उसके पास आकर उसे समझाते हुए फिर बोली, तो परेशान क्यों हो रहा है, वो तो ठीक है ना। तो निहाल उसे देखते फिर बोला, ठीक है लेकिन उसने बैंडेज किया होगा ना, उसे मेडिसिन लगवाई होगी ना। आयु उसे घूरते से बोल, तू जाकर उसका बैंडेज कर, उसे मेडिसिन लगा, ये सब नर्स लोगों का काम है, उन्हें अच्छे से पता है, तो उन्हें बार बार डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना भी मत। तभी दरवाजा खुलता है और निहाल और आयु दोनों की नजर अंदर जाती है, जहां पर नस बाहर आ जाती है, लेकिन निहाल और आयु दोनों नहीं निष्ठा के चेहरे के सामने मिरर को देख लिया, तो जिसे देखकर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वह दोनों ही अंदर आ जाते हैं। निष्ठा अपने चेहरे को देख रही थी कि निहाल उसके पास आकर उसके हाथों से मिरर लेते फिर बोला, तुम क्या कर रही हो, तुम आराम करो। निहाल के आवाज से निष्ठा होश में आती है, उसकी नजर निहाल के चेहरे पर जाती है, लेकिन वह अपना सर नीचे कर लेती है, उसकी आंखों के कोने से आंसू थे। आयु उसके पास बैठकर उसे देखते फिर बोले, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या दर्द हो रहा है। निष्ठा को दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसके दिल में ज्यादा दर्द था। निहाल और आयु दोनों के मन में ये सवाल थे, क्या निष्ठा अपने चेहरे की वजह से उदास है। निहाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर निष्ठा को हुआ क्या है। उसके हाथों को धीरे से पकड़कर उसे देखते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या तुम बताओ, तो रो क्यों रही हो, तकलीफ हो रही है तुम्हें ये कुछ, और तुम बताओगी नहीं तो कैसे होगा, बताओ ना। निष्ठा कुछ नहीं कहती, उसके हाथों से अपना हाथ हटा लेती है, जिसे देखकर निहाल समझ नहीं पाता कि इस लड़की को हुआ क्या है। निहाल कुछ कहता कि आयु उसे वहां से जाने के लिए इशारा करती है। निहाल पहले तो इशारे से मन करता है, लेकिन आयु के आंख दिखाने पर वह गुस्से से बाहर चले जाता है। उसके जाने के बाद आयु और निष्ठा के बीच में खामोशी थी। कुछ देर बाद आयु जाकर उसके सामने बैठ जाती है, तो उसके पैर को हल्के हाथों से सहलाते हुए उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम उदास हो रही हो और बता भी नहीं रही हो, कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ ना। निष्ठा अपना सर उठाकर उसे देखते हुए बोली, दी मेरा चेहरा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए आयु के धड़कन रुक जाती है, उसके चेहरे को देखते हैं, वह उसे देखकर गहरी सांस लेते फिर बोले, क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना, बस हल्के से चलने की निशान है, वह तो ठीक हो जाएगा, जैसे हाथ पैर में है और जाते जाते ही सब निशान चले जाएंगे तो फिर। निष्ठा उदास होते हुए बोली, लेकिन निहाल, तो आयु उसे देखते क्या घूरते हुए बोली, क्या निकला, निहाल ने तुम्हें कुछ कहा, मुझे बताओ। निष्ठा उसे देखकर और परेशान होते हुए बोली, अगर यह निशान नहीं जाएंगे तो। आयु उसे देखकर गहरी सांस लेते फिर बोली, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी, मुझे बताओ। तो निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए बोले, क्या निहाल को इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसकी बात जब आयु सुनती है तो उसके चेहरे को देखने लगती है, वह उसके बात को समझ पा रही थी कि उसके जलने के निशान है, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम ये बात से है कि क्या निहाल को उसके जलने से चेहरे से कुछ प्रॉब्लम होगी। उसके चेहरे पर दाग से आयु उसकी बात सुनती है, वो क्या कहे, वह उसके चेहरे को एकटक देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ उसे सबसे फर्क नहीं पड़ता, और तुम क्या सोचने में बैठ गई हो, तुम पागल हो गई हो क्या। फिर आयु निष्ठा को देखते फिर बोली, पहले तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो निष्ठा से ना समझे देखने लगी। आयु उसे देखते हुए गुस्से से बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे बचाने की, तुम अपने आप को आसानी से बचा सकती थी। तो निष्ठा आयु को देखते हुए बोली, पर दी। तो आयु गुस्से से, तुम अपने आप को बचा सकती थी, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं थी मुझे बचाने की, आज जो कुछ भी तुम्हारी हालत है इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। तो निष्ठा उसे देखते हुए अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं दी, यह सब आपकी वजह से, आपको चोट लगी है, अगर मैं छत पर जाने के लिए मैं नहीं कहती तो आप मेरे साथ वहां पर नहीं जाती, नहीं आपको चोट लगी थी, आई एम रियली सॉरी। तो आयु उसे डांटते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने दिमाग से फालतू से ख्याल निकाल, तो मैं निहाल को अंदर भेज रही हूँ, उसे ऐसे फालतू के सवाल मत पूछना, नहीं तो वह जो गुस्सा करेगा तो बाद में मुझे मत कहना। वही निहाल बाहर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे तो चैन नहीं था, उसे जानना था कि निष्ठा के मन में चल क्या रहा है, लेकिन जब वो निष्ठा की बात है सुनता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वह निष्ठा से प्यार करता था, उसके रूह से प्यार करता था, उसके जिस्म या चेहरे से नहीं। आयु जाकर जैसे ही दरवाजा खुलता है कि उसके पहले ही निहाल दरवाजा खोलकर अंदर आता है। आयु निष्ठा को एक नज़र देखी है, निष्ठा भी उसे देखकर रही थी। आयु बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। निहाल निष्ठा के पास आकर उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हो जाता है।
निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसके पास जाकर उसके चिन्ह को पढ़कर ऊपर करते हुए उसकी आंखों में अपने लाल आंखों से घूरते फिर बोला, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारे चेहरे पर यह निशान मेरे प्यार को कमजोर कर देंगे? तुम्हें क्या मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे चेहरे से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं? तुम इस सोच भी कैसे सकती हो निष्ठा? तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। तुमने ये कहकर मेरे प्यार की तौहीन की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये सोच भी सकती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारी हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? मेरा प्यार करने का रीजन कहीं ना कहीं वह है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ मैं तुम्हारे चेहरे को प्यार करता हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी रूह को, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी आदतों को, तुम्हारी बातों को। सिर्फ चेहरा ही प्यार का नाम ही यह कहीं से भी नहीं है। निष्ठा बस उसके बात सुनकर रो रही थी। निहाल जब उसे देखा है उसके आंसू को पोंछते हुए उसके माथे से अपना माथे जोड़कर गहरी सांस लेते हुए फिर बोला, क्या अगर आज तुम्हारी जगह में होता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? उसके बात सुनकर निष्ठा अपनी आंखों में आंसू लिए अपना सरना में हिला देती और उसके होठों पर अपना हाथ रख लेती। निहाल उसके बाजू को पकड़ लेता है और झट से उसे अपने बाहों में भर लेता है। निहाल आंखों में कुछ आंसू थे जो उसके सर पर पड़ रहे थे, जिसका एहसास निष्ठा को भी था। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से निहाल रो रहा है, तो उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोले, आई एम सॉरी, प्लीज रोना बंद कीजिए। निष्ठा को तकलीफ हो रही थी उसे पकड़ने से, क्योंकि उसके हाथों पर अभी भी जलन थी। निहाल को जब भी एहसास होता है तो निष्ठा को जड़ से छोड़ देता है। उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे देखते हुए परेशान होते तो बोल, पागल लड़की क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ जले हुए हैं, तुम मुझे इससे क्यों पकड़ रही हो? मैं कहीं भागकर नहीं जाने वाला, तुम्हारा ही इकलौता बॉयफ्रेंड हूँ। तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। निहाल उसके हाथ को फूंकने लगा। निष्ठा बस उसे एक तक देख रही थी। निहाल उसे घूरते हुए बोला, क्या? तो निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए बोली, मैं आपको कहीं जाने में नहीं दूंगी। तो निहाल उसे फिर से घूरता है। निष्ठा डरकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, जाने नहीं देना चाहती। वो आगे कुछ कहती कि निहाल उसके होठों पर उंगली रख देता है, तो निष्ठा अपनी पलकों खोल लेती है। उन दोनों की नजर एक दूसरे में उलझा रही थी। निहाल उसे देखते हुए शांत सहजे में बोला, कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम मुझे अपने पास अपने जुल्फों में उलझा कर रखना चाहती हो और मैं भी इस उलझने के लिए तैयार हूँ, वह भी कब से। कहकर घर उसके माथे से अपना माथा जोड़ देता है। निष्ठा के चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में खुशी थी और दिल में सुकून निहाल हाल का महसूस कर पा रहा था। हाँ, उसके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट था निष्ठा को उसे वक्त ना बचा पाने की, लेकिन इसमें वह कुछ नहीं कर सकता था। निहाल झुककर उसके माथे को चूमकर उसके दोनों आंखों को चूमते हुए उसको देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो थोड़ी? निष्ठा अपने गले पर हाथ रखते हुए बोली, मेरे पेंडेंट जो आपने मुझे दिया था वह। तो निहाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट से वह पेंडेंट निकलता है। उसे निहाल ने रख लिया था। उसने जब वापस जाकर उसे जगह को ढूंढा था कि क्या हुआ था वहां पर, तभी उसे निष्ठा के पेंडेंट मिली थी और उसने रख लिया था। निष्ठा जब ये देखी है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मुस्कुराकर जैसे उसे पहनने के लिए जाता है कि उसे एहसास होता है कि उसके गले पर चलने के निशान थे, जिस वजह से वह अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वह निष्ठा का चेहरा देखा है जो उतरा हुआ था। निहाल गहरी सांस देखकर उसे पेंडेंट को खुद पहन लेता है और अपने शर्ट के भीतर छुपाते हुए बोला, देखो यह मैं तुम्हारा पहन रहा हूं, जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, ठीक है? तो निष्ठा अपने सरहा में हिलाते हुए बोली, प्लीज मुझे रिटर्न कर देना, अपने पास मत रखना। तो निहाल उसे घूरते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ पता है कि मैंने ही तुम्हें दिया है। तो निष्ठा मासूम सा चेहरा बनाकर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं रहती। निहाल मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारा मासूम सा चेहरा किसी दिन मेरा जान ले जाएगा। तो निष्ठा उसे घूरने लगी। निहाल मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो थोड़ी ना मरने की बात कर रहा हूं, मुझे मरना नहीं है, बस तुम्हारी यह मासूमियत किसी दिन मुझे कहीं का ही नहीं छोड़ेगी। मैं तो तुम्हारे प्यार में एक दिन पागल ही हो जाऊंगा। तो निष्ठा बस मुस्कुरा देती है लेकिन कुछ नहीं कहती। निहाल फिर से अपने दिल पर हाथ रखते हैं, तुम्हारी यह मुस्कान, इसी पर तो मैं मर मिटने को तैयार हूं। तो पीछे से सब लोगों के हंसने की आवाज आई तो निहाल गुस्से से पीछे पलटकर देखा है तो उसे वहां पर अपनी दोस्तों की टोली मिल जाती है। निहाल पीछे पलटकर अपने सब दोस्तों को घूरते हुए बोला, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तो सब उसे घने लगे और जाकर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। यश उसे देखते हुए बोला, हम तुम्हें मिलने नहीं आए हैं, हम निष्ठा से मिलने आए हैं। कहकर वह उसके पास जाकर उसे देखते फिर बोला, तुम ठीक हो निष्ठा?
तो वो अपने सर हमें हिला देती है। यस, उसकी आंखों में आंसू देखा था। वह उसे देखते हुए निहाल को घूरते हुए बोला, निहाल तू इसे फिर से रुला रहा है। कहकर वह आयु को इशारा करते हुए बोला, देख आयु, ये फिर से तेरी निष्ठा को रुला रहा है। तो आयु चिढ़ते हुए यश को घूरते हुए फिर निहाल को देखते हुए बोली, क्या हुआ निहाल? तो निहाल यश को एक मुक्का मरते भी बोला, साला तू अपना मुंह बंद रख। फिर आयु को देखते हुए बोला, कुछ नहीं पता तो है तुझे, इसका छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती है। क्रिश उन दोनों को चुप करवाते हुए बोला, सुनो, निष्ठा का डिस्चार्ज हो जाएगा कल हम उसे घर लेकर जा सकते हैं। अभी उससे बेड रेस्ट चाहिए क्योंकि वह चल नहीं सकती और उसके लिए शायद एक नर्स को भी रखना होगा, नहीं तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद सुनकर आयु और तारा एक साथ बोलता है, हम है ना? तो निहाल उन दोनों को घूरने हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। ऋषि उसे देखते हुए बोला, पर हम निष्ठा को पूरी तरह से ठीक होने तक यहाँ रख सकते हैं ना? तो निहाल खड़ा होते हुए अपना सरना में हिलाते हुए बोला, ना, मैं इस अस्पताल में निष्ठा को बिल्कुल भी नहीं रहने दे सकता। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सब उसे नासमझी से देखने लगी। निहाल सबको घूरते हुए बोला, निष्ठा के लिए मैंने पहले ही कॉलेज के पास एक फ्लैट ले लिया है, वहां पर ही निष्ठा रहेगी जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। वहां पर मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए, और जब भी मुझे कुछ काम होगा तो उसमें तुम में से किसी को कह दूंगा, नहीं तो मैं इसके लिए नज़ हायर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर निष्ठा नहीं रहेगी। तो सब निहाल को देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। निष्ठा भी उसे देख रही थी, वह क्या कहे, वह तो खुद यहाँ रहना नहीं चाहती थी। आखिर हॉस्पिटल जितना साफ हो, जितना बड़ा हो, यहाँ पर रहना किसको पसंद है? लेकिन वह इससे फ्लैट में भी रहना चाहती थी। लेकिन वह निहाल को कहती भी क्या, क्योंकि निहाल अभी थोड़ा सीरियस लग रहा था। निहाल सबको देखते हुए बोला, कल निष्ठा का डिस्चार्ज है और तुम सब हॉस्टल जाओ, कल सुबह टाइम पर आ जाना। तो सब निहाल को देखकर बस ओके कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निष्ठा निहाल को देखते हैं और उसे पूछता है कि हम वहां पर क्यों रहेंगे, हम हॉस्टल में क्यों नहीं रह सकते? तो निहाल उसे देखकर बताता है कि तुम हॉस्टल पर नहीं रह सकती अभी, क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है वहां पर किसी भी चीज से, और साथ ही साथ तुम्हारा 24 आवर केयर करने के लिए कोई होना चाहिए ना, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारे केयर करने में थोड़ा सा भी लापरवाही कर, जिस वजह से मैं खुद ही सब चीजों का ध्यान रखूंगा और तुम मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगी। तो निष्ठा बस अपना सर हमें हिला देती है। निहाल उसके गाल पर हाथ रखते फिर बोला, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, तुम समझो या ना समझो, बस मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। जीतने तक मुझे से हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करूंगा जिससे मैं तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी ना होने दूं। तो निष्ठा बस मुस्कुरा देती है, कुछ नहीं कहती। निहाल उठते हुए फिर बोला, ओके, डिनर में तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं और तुम चुपचाप बैठी रहो, शरारत मत करना। तो निष्ठा उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मैं शरारत नहीं करती। इतने में निहाल मुस्कुराते पर वहां से चला जाता है। रात में उसके लिए डिनर ले आता है, खुद भी उसके साथ डिनर करता है। निहाल ने वही खाया था जो निष्ठा ने भी खाया है। निष्ठा ये देख रही थी। खाना खाने के बाद वह दोनों ही कुछ देर बैठे रहे और फिर निष्ठा को निहाल अच्छे से लेटा देता है। नज अगर निष्ठा को मेडिसिन इंजेक्शन सब दे देती है। निहाल वहीं सोफे पर लेट जाता है और लेटते ही दोनों को ही नींद आ जाती है। जहां निष्ठा को मेडिसिन की वजह से जल्दी नींद आ जाती है, वहीं निहाल थके होने की वजह से अगली सुबह ही सब दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। और उठने के बाद निहाल बाहर आ जाता है क्योंकि निष्ठा को फ्रेश करने के लिए रेडी करवाने के लिए नज आए थे। निष्ठा के चलन वाले जगह पर मेडिसिन लगवा दी गई, उसे डिस्चार्ज होना था जिस वजह से उसे ड्रेसिंग भी की गई और साथ ही साथ उसके कपड़े भी बदले गए। निहाल ने निष्ठा के लिए कंफर्टेबल कुछ कपड़े मंगवा लिए थे जिससे उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये कपड़े बहुत पतले और साथ ही साथ कॉटन के थे और शॉर्ट शॉक से थे जिसे निष्ठा ने पहन लिया था। नज उसे पहनाकर चेंज करवा कर वही बेड पर बैठा देती है। निहाल भी बाहर एक दूसरे रूम में जाकर फ्रेश होकर आ गया था। अंदर आता फिर निष्ठा को देखा है, वह उसे देखकर मुस्कुराते फिर उसके पास आते फिर बोला, उसने तुम्हारा बाल नहीं बनाया? तो निष्ठा मुंह बनाते फिर बोली, नहीं, उसने कहा कि वह इतने लंबे बाल नहीं बना सकती। तो निहाल मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाता है और कोम जो साइड पर ही रखा हुआ था उसे लेकर उसके बाल को बनाने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा हुआ उसने नहीं बनाया, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे इन खूबसूरत बालों पर किसी के हाथ भी लगे, इनमें सिर्फ मेरा हक है। कहकर हल्के हल्के हाथों से उसके बालों को बनाता है और फिर YouTube से देखकर उसके लिए हेयर स्टाइल ढूंढता है। एक दो बार तो उसे इतना बुरा हेयर स्टाइल बनाया कि निष्ठा तो चीर ही जाती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। लेकिन आखिर में निहाल एक सिंपल सा बन बना दिया और क्लचर मार दिया जिससे निष्ठा सेटिस्फाइड लग रही थी और उसे दर्द भी नहीं हो रहा था। इस बार निहाल सामने आकर उसके आगे के बाल को सही करते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, बहुत प्यारी लग रही
बिल्कुल चांद जैसी तुम। निष्ठा मुस्कुराकर अपने सर नीचे कर लेती है, उसकी गाल लाल हो जाते हैं, जिसे देखकर निहाल मुस्कुराते हुए बोला, है ये लाल गाल खा जाऊंगा मैं तुम्हें किसी दिन। तो निष्ठा अपनी उसे लाल गाल के साथ सर उठाकर निहाल को देखती है। निहाल उसके गाल पर हाथ रखकर अपना सर नीचे करके उसके होठों के पास अपना होंठ बढ़ा रहा था। उन दोनों की आंखें आपस में उलझी हुई थी। उन दोनों के होठों में बस 2-3 इंच की ही फासले थे कि धड़ाम से दरवाजा खुलता है, जिससे वह दोनों झटके से अंदर जाती है। जहां निष्ठा शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, वहीं निहाल इधर उधर देखने लगता है। वही तभी वहां पर यश एंट्री मारता है। यश के हाथों में कैंडी फ्लॉस थी और साथ ही साथ कुछ बलून्स। वह सब लेकर कर निष्ठा के पास वाले टेबल से बांध देता है और निष्ठा को देखते फिर बोला, देखो निष्ठा, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तुम्हें इन्हें देखकर काफी खुशी होगी। तो निष्ठा बलून्स को देखने लगी, तभी पीछे से सिया चलते फिर बोली, तुम पागल लड़के, तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। तो सब उसे देखने लगे। उसके पैर में साइड हल्की लग गई थी। वह भी तेज कदमों से निष्ठा के पास आती है और उसके सामने एक खूबसूरत सा केक दिखाते हुए बोली, देखो यह मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है, इसे टेस्ट करो कैसी लगी है। तो निष्ठा उसे मासूमियत से देखते हुए बोली, पर मैं यह नहीं खा सकती ना। कहकर वह निहाल को देखते हैं। निहाल उसे देखते फिर सिया को देखते फिर बोला, वह नहीं खा सकती, अभी उसका डाइट चल रहा है। तो सिया का चेहरा ही उतर जाता है। यश जब ये देखा है तो वह उसके हाथों से केक लेकर खुद खाते हुए बोला, हाँ निष्ठा का डाइट है और निहाल तो मुझे नहीं लगता खाएगा, तो यह मेरा पेट में जाएगा। तो सिया उसके साथ लड़ने लगी और उन दोनों का लड़ना फिर से शुरू हो गया। वहीं पीछे से क्रिश और तारा आ रहे थे और उसके पीछे से आयु और ऋषि। जहां क्रिश और तारा ने मिलकर उसके लिए फ्लावर का बुके लाया था, वहीं आयु और ऋषि ने उसके लिए बहुत से फ्रूट्स लाए थे। निष्ठा उन सब लोगों को ऐसे देख रही थी कि क्या वह कोई बीमार लड़की है और सब लोग उसके लिए ऐसे सब चीज लेकर आए हैं। वह ठीक है, उसे सब की वजह बीमार बीमार फील हो रहा था, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। निष्ठा की हालत निहाल समझ रहा था। निहाल सब लोगों को खुटे हुए बोला, तुम लोगों को क्या मार्केट में कुछ और सामान नहीं मिला? फल फ्रूट्स बलून्स लेकर आ गए, अगर लाना ही था तो उसके लिए कुछ और ले आते, और इस वक्त आना तुम सब लोगों को जरूरी था। तो आयु अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, क्या हुआ, तू इतना चिढ़ा हुआ क्यों लग रहा है? क्या हम सब ने तुझे गलत टाइम पर डिस्टर्ब कर दिया? तो निहाल की नजरें निष्ठा की नजर से मिल गई। एक नजर उसे देखता है। निहाल आयु को घूरते हुए बोला, हाँ डिस्टर्ब तो कर ही लिया है, अब बताकर कोई फायदा नहीं है। तो क्रिश खड़े होते हुए बोला, मैंने डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी सब पूरी कर ली है, तुम लोगों का अगर झगड़ा बंद हो गया है तो निष्ठा को लेकर चले। तो वह सब मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। तभी दरवाजे पर एक नर्स आती है, उसके साथ एक वार्ड बॉय था, उनके पास एक व्हीलचेयर था, उसी में ही निष्ठा को ले जाने वाले थे। निहाल जब देखा है तो उन लोगों को घूरते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? तो क्रिश उसे देखते हुए बोला, निष्ठा के पैरों में चोट लगी है ना, तो डॉक्टर ने कहा इसे व्हीलचेयर में लेकर जाने के लिए। तो निहाल उन सब को घूरता है, फिर निष्ठा को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। निष्ठा डर से अपने हाथ छोटा हो सके गले के पीछे बांध लेती है। उसे हल्का दर्द हो रहा था लेकिन वह ठीक थी। निहाल उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? तो वह अपना सर हमें हिला देती है। निहाल सबको घूरते हुए बोला, मैं अपनी निष्ठा को अच्छे से संभाल सकता हूं, कहकर आगे बढ़ जाता है। सब लोग उसके पीछे आ जाते हैं। यश खाते हुए फिर निहाल को देखते फिर बोला, मुझे लगा कि शायद तू निष्ठा को नहीं उठा सकता, और हम सब ने सोचा कि निष्ठा भी व्हीलचेयर पर कंफर्टेबल होगी। तो निहाल से घूरते हुए बोला, मैं इतना भी कमजोर नहीं होगी, इस 2 किलो की लड़की को नहीं उठा सकती। तो निष्ठा उसे देखते हुए बस धीमे आवाज से बोली, मैं 2 किलो की नहीं हूं। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, हाँ तुम तो ऐसे कह रही हो, तुम 200 किलो की हो। तो वह क्या कहे, उसे निहाल की बातों का जवाब ही नहीं मिल रहा था। वह बेचारी उसे मुंह बनाते हुए देखती है। कुछ देर में ही उसे कर के पास ले आते हैं। निहाल उसे अच्छे से पीछे पर बैठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। वह क्रिश को कर ड्राइव करने के लिए कहता है। क्रिश तारा वहां से निकल जाते हैं। ऋषि आयु यश सिया वह लोग पीछे वाले कार से आ रहे थे। सब लोगों एक साथ निकल जाते हैं और कॉलेज के पास निहाल ने जो फ्लैट लेने के लिए कहा था वह उसने कॉलेज के अंदर ही ले लिया था। कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे प्लांट है जिसमें लेक्चर्स रहते थे। निहाल उन्हें में से एक फ्लैट को निष्ठा के लिए बुक करवा दिया था। इसके बारे में ज्यादातर किसी को नहीं पता था। कॉलेज के अंदर कई सारी प्रॉपर्टी थी और उनमें से एक था जहां पर जो प्रोफेसर दूसरे सिटी से आते हैं या उन्हें घर जाने में प्रॉब्लम होगी, उन लोगों के लिए एक बिल्डिंग
बना था, जो एक तरीके से गेस्ट हाउस ही था जिसमें सिर्फ लेक्चरर्स, ट्रस्टीज एवं उनकी फैमिली इसमें से कोई वहां पर रुक सकता था। और उन्हें में से एक फ्लैट कम गेस्ट हाउस को निहाल ने निष्ठा के लिए कहकर बुक करवा दिया था। उसने अपने डैड से बातें कर ली थी और प्रिंसिपल को भी कह दिया था। सब लोग निष्ठा को वहीं पर ले जाते हैं और उसके साथ एक नर्स भी थी जो उसका ध्यान रखने वाली थी। वह अभी नहीं आई थी, लेकिन वह सामने आएगी जिस वक्त निष्ठा का ड्रेसिंग फिर से होगा और साथ ही साथ उसके ऑइंटमेंट, मेडिसिन, इंजेक्शंस वह सब देगी। सब लोग निष्ठा को रूम में छोड़ देते हैं और उसे रेस्ट करने के लिए कमरे में कहते हैं। निष्ठा सब जगह आसपास देख रही थी, वह सब जगह काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ज्यादा खूबसूरत था। निहाल उसे जगह को अच्छे से क्लीन करवा लिया था क्योंकि निष्ठा जो रहने वाली थी। सब लोग बाहर हल में आकर बैठ जाते हैं, निष्ठा अंदर रेस्ट करती है। आयु निहाल को देखते फिर बोली, अरे तुझे कॉलेज चलना था ना, चल मेरे साथ, मुझे भी कॉलेज जाना है। तो ऋषि उन दोनों को देखने लगा, आयु को देखने लगा। आय तो पहले से इग्नोर कर देती है। निहाल सुबह देखता है तो वह कृष को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, फिर ऋषि को देखते हुए बोला, अरे मुझे एक एप्लीकेशन देनी है कि निष्ठा कॉलेज शायद 1 महीने तक नहीं जा सकती, इस वजह से मुझे एप्लीकेशन देनी होगी, नहीं तो वह प्रिंसिपल निष्ठा को खामखा परेशान करेगा और मैं यह नहीं चाहता। और आयु को अपने साथ अपने प्रोटेक्शन के लिए लेकर जा रहा हूं। मुझ बेचारे लड़के को अगर देखकर वह प्रिंसिपल राजी नहीं हुआ तो मैं आयु को कहूंगी वह अपना मोगैम्बो वाला अवतार उसे दिखाए। तो सब लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। यश हंसते हुए बोला, अरे वैसे तो वह तुझे देखकर वैसे कांप जाएगा बेचारा टकलू, और तू अपने साथ इस लेडी मोकेम्बो को भी लेकर जा रही है तो उसे क्या उसे मर्डर करने का इरादा है? तो निहाल अपना सर हम हिलाते हुए बोला, ऐसा ही कुछ इरादा है मेरा, तू चलेगा मेरे साथ? तो यश मुस्कुराते हुए अपना सर हम महिला देता है। तो निहाल घूरते हुए उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए बोला, अपना मोबाइल रखो और यहीं बैठकर केक खाओ। उसके हाथों में अभी भी केक था और वह अभी भी खा रहा था और सिया तो उसे ऐसे घूर रही थी कि अभी उसके हाथों से केक छीनकर उसके मुंह में घुसेड़ देगी। निहाल और आयु वहां से एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए प्रिंसिपल का ऑफिस जाने के लिए कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज खुला था और काफी स्टूडेंट्स आए थे। निहाल प्रिंसिपल के केबिन की तरफ जा रहा था, उसके साथ आयु भी थी। वह लोग जा रहे थे कि तभी उन लोगों को कॉरिडोर में से जाते हुए कुछ लड़कों की बातें करने की आवाज है। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोला, क्या तुझे पता है ऊपर जिस लड़की की मौत हुई थी वह रूप थी, उसके साथ शायद रेप हुआ था और इसी वजह से वह सुसाइड करना चाहती थी। तो उसके बात सुनकर दूसरा लड़का अपना सर हमें हिलाते फिर बोला, यस मैंने ये भी सुना था कि निष्ठा और आयु दोनों ने ही उससे बचाने की कोशिश की थी और दोनों की जान खतरे में हो गई थी। पहले वाला लड़का बोला, यस बिल्कुल सही, और मुझे तो इस बात से हैरानी है कि निहाल जो सब जगह पर अपने निष्ठा निष्ठा करता रहता है और उसके पीछे पागल है, उसने तो निष्ठा को बचाया ही नहीं था, उसे तो पता ही नहीं था वहां पर वह है भी। उसने तो पहले अपने दोस्त को बचाया, अगर उसके दोस्त ने नहीं बताया होता तो बेचारी निष्ठा वो तो निहाल के इंतजार में वहीं पर ही मर जाती। निहाल जब उसकी बातें सुनता है तो अपने हाथों की मुठ्ठियां गुस्से में बना लेता है। आयु निहाल को देखा है, वह काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वह उसके हाथों को पकड़कर उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी फिर से उसके कानों में वह दूसरे वाले लड़के की आवाज आई, क्या सच में वो निष्ठा से ही प्यार करता है ना, या वैसे वो काफी खूबसूरत है, बिल्कुल कयामत। लेकिन क्या निहाल और उसके दोस्त के बीच कुछ चल रहा है? तो पहले वाला लड़का उसे डांटते हुए बोला, ना ऐसा कुछ भी नहीं है, वो निष्ठा से ही प्यार करता होगा और आयु तो उन सब के साथ कब से थी, अगर उसे उससे प्यार होता तो वह निष्ठा को क्यों बताता है? ऐसा तो नहीं है। तो दूसरा वाला लड़का बोला, पता नहीं, मैं उसे अच्छे से नहीं जानता, वह कैसा होगा कौन जाने, और वैसे भी अब तो सुना कि आग में निष्ठा जल भी गई है, तो क्या निहाल उसे अब पसंद करेगा या कोई नई सुंदर लड़की ढूंढेगा? तो दूसरा वाला बोला, किसे पता। निहाल उन लोगों से कुछ नहीं कहता और सीधे वहां से चला जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसे दूसरे वाले लड़का पर, उसके बाद है उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। आयु को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था उन सब की बातों से। निहाल प्रिंसिपल के केबिन जाता है तो प्रिंसिपल जब उन्हें देखा है तो खड़ा होते हुए उन्हें देखते हुए बोला, निहाल तुम, अरे बेटा मुझे बुला लिया हो तो तुम? निहाल उसके टेबल पर एप्लीकेशन को फेंकते हुए उसे उंगली दिखाते हुए बोला, अब दोबारा निष्ठा को फोन करके परेशान करने की जरूरत नहीं है, कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आयु भी उसे प्रिंसिपल को घूरती है और चली आती है, और प्रिंसिपल ने निष्ठा को फोन किया था क्योंकि निष्ठा के कंडीशन के बारे में जानी थी, जिस वजह से उसने फोन किया था, और साथ ही साथ उसे बता दिया था कि अगर उसे छुट्टी लेनी है तो वह एक एप्लीकेशन दे दे, इसके बाद वह जब तक चाहे छुट्टी में रह सकती है। निहाल ने ये बात सुन ली थी और उसे तो प्रिंसिपल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन निष्ठा ने बता दिया कि उसे रूल्स फॉलो
करना चाहिए, जिस वजह से वह एप्लीकेशन खुद लेकर साइन करके प्रिंसिपल को दे देता है। वह गुस्से से वहां से सीधे निष्ठा जी से फ्लैट पर रह रही थी वहां पर चला गया। आयु वहां पर नहीं जाती है, वह सीधे कॉलेज के छत पर एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। ऋषि जो कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए छत पर पहुंच जाता है, वह जब उसे देखा है जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ, उदास लग रही हो? तो आयु पीछे पलटकर उसके सीने से लग जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। ऋषि उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, What happened? Why are you so sad? आयु उदास सी उसे सब कुछ बता देती है। ऋषि जब उसकी पूरी बात सुनता है उसे अपने आप से दूर करके मुस्कुराते हुए उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, हो तो तुम्हें किस बात से परेशानी है? तो वह उसकी गली में अपना बाहें डालते हुए बोली, मुझे बस इसी बात से परेशानी है कि निहाल को कितनी तकलीफ हुई होगी। यह बात सुनकर मुझे पता है कि वह निष्ठा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाँ, मुझे उसने बचाया क्योंकि मैं उसके दोस्त और वह मुझे भी बहुत प्यार करता है, लेकिन निष्ठा के लिए उसके लाइफ में अलग जगह है और वह जगह कोई नहीं ले सकता। वह सबसे अलग है जो कोई भी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। तो ऋषि मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में अच्छे से भरते हुए बोला, हाँ, जैसे कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह। तो आयु मुस्कुराती है। ऋषि उसे अपने आप से दूर करके उसके हाथों को देखते फिर बोला, तुम ठीक हो ना? उसके हाथ पैर भी हल्की हल्के जल गए थे लेकिन कम थे। वह अपने हाथों पैर को दिखाते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ, बस कुछ दिन में मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें एक दो बार मुक्का मार लूं तो और जल्दी हो जाऊंगी। तो ऋषि अपने बाहें फैलाते हुए बोला, ओके, अगर मुझे मारने से तुम ठीक हो जाती हो तो मैं मरने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तो आयु मुस्कुराती है, उसके बाहों में अपने आप को चपाती है और ऋषि उसे गले लगा लेता है। वह दोनों ही एक दूसरे के करीब बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी हो गए थे और उसी का फायदा उठाते हुए क्रिस और तारा क्रिश को पता था कि ऋषि आयु के पास होगा, जिस वजह से वह तारा के साथ खुलेआम रोमांस करने में बिजी था। तारा उसे एक दो बार रोकती है क्योंकि उसे पता था उसका भाई आसपास हो सकता है, लेकिन क्रिश तो बेफिक्र था और इस वजह से तारा भी कुछ देर में नॉर्मल हो जाती है और वह दोनों भी अपने लव मोमेंट तो एंजॉय करने लगते। और आज तो अलग ही था, यस और सियाप एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंसे जा रहे थे। उन दोनों को सब के बारे में पता था, उन्हें आयु और ऋषि के बारे में पता नहीं था, लेकिन डाउट था कि उनके बीच चल तो कुछ रहा है, जिस वजह से वह सब लोगों के बारे में मतलब सब कपल्स के बारे में बातें कर रहे थे और एक दूसरे ओपिनियन एक दूसरे को बता रहे थे और रिलेशनशिप के एडवाइस दे रहे थे, वह भी ये दो सिंगल लोग। वहीं निहाल गुस्से से फ्लैट के अंदर जाता है और सीधे निष्ठा के रूम के अंदर चला जाता है। वह जानता था कि निष्ठा ही अकेली एक इंसान है जिसका चेहरा देखकर वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वही वो अंदर जाता है तो देखा है निष्ठा की आंखों में आंसू थे। जब निहाल ये देखा है तो और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास जाकर उसे देखते फिर बोला, क्या हुआ तुम्हारे आंखों में आंसू? दर्द हो रहा है? तो वह अपने सर हमें हिलाते फिर बहुत दर्द हो रहा है पैरों में? तो निहाल उसके पैरों को देखा है फिर उसे देखते हुए बोला, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। तो निष्ठा उसके हाथ को पकड़कर अपने सर ना हिला देती है। निहाल उसके हाथों को धीरे से छुड़ाकर उसके पैरों के ऊपर रखता है फिर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? तो निष्ठा उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, हाँ, लेकिन अभी कम हो गया है और डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वह मुझे इंजेक्शन ही देंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, मैं लेकर थक गई हूँ इंजेक्शन। और तुम्हें तो इंजेक्शन पसंद ही नहीं है ना, तो तुम उन्हें मना क्यों नहीं करते मुझे इंजेक्शन देने के लिए? और तुम तो खुद ही देखते रहे थे वह मुझे कैसे इंजेक्शन दे रहे हैं। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। तुम प्लीज उन्हें मना करो ना कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो वहीं जहां निष्ठा बेधड़क ये सब बातें कह रही थी वहीं निहाल उसके मुंह से अपने लिए तुम सुनता है। उसे एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। भले ही कितने लोगों ने उसे तुम कहा होगा, लेकिन निष्ठा के मुंह से तो उसे एक अलग एहसास हो रहा था। एहसास नहीं था कि उसने उसे तुम कह दिया है, क्योंकि वह अभी अपने दर्द को बयां करने में बिजी हो गई थी। निहाल को जब एहसास होता है कि लड़की चुप नहीं होगी तो वो उसके होठों के पास जाकर जल्दी से एक किस करके उससे दूर हो जाता है। निष्ठा तो शॉकेड होकर अपना मुंह खुला का खुला उसे ही आंखें फाड़ देकर रही थी। निहाल मुस्कुराते हुए उसके लिप को रब करते हुए बोला, ओके ओके, इतना भी शॉकेड होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही की है। तुम शायद इतने दिनों में टेस्ट भूल गई हो, अगर कहो तो फिर से याद दिला दो, कहकर निष्ठा के कुछ कहने से पहले ही उसके होठों पर फिर से दोबारा अपना होंठ रख देता है, लेकिन इस बार उससे अलग नहीं होता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।